नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये अहम सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें जितनी स्याह है, इन तस्वीरों की सच्चाई उससे कई ज्यादा काली है। कोटा के सीएडी सर्कल में एक होटल में उस वक्त कोहराम मच गया जब होटल मालिक की बहन अपने पति और कुछ गुंडों के साथ होटल पहुंच गई। होटल मालिक नासिर पटेल की बहन और गुंडों ने उस पर तलवार से ताबड़तोड़ प्रहार की, जिसमें नासिर पटेल गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जाता है कि ये पूरा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर है, जिस पर दोनों पक्ष अपना अपना हक जताते हैं और यही विवाद सोमवार को खूनी झड़प में तब्दील हो गया। किसी एनजीओ को लेकर राजीनामा करने के हिसाब से घर होटल में आए थे। इसी दौरान इनके कहा सुनी हुई, हॉट टॉक्स हुई और इन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ बदमाशों से इन लोगों पे हमला करा दिया। और यहाँ वारदात पे हमारी तुरंत थाना SHO किशोरपुरा और अभया ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभया में 2 महिला कांस्टेबल ने तुरंत इनको पकड़ा है और ये फरार हो गए। बाकी दूसरे मुलजिमान हैं, 3 मुलजिम हमने राउंड अप कर लिए हैं इसमें और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बेहाल सा नजर आने वाला ये शख्स जिस वजह और जिस जगह से सुरक्षा बलों के शिकंजे में आया है वो चौंकाने वाला है। इस शख्स को 139वीं वाहिनी जवानों ने तनोट इलाके में उस जगह से पकड़ा है जो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 500 मीटर की दूरी स्थित है। सुरक्षा बलों से जो भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये शख्स पाकिस्तान का रहने वाला है और सरहद पार जैसलमेर आ चुका है। अब तक की पूछताछ में इस शख्स ने अपना नाम नंदू बताया है और पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि इस शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जांच में लगे हैं कि ये शख्स भारत की सरहद में गलती से घुस आया है या फिर साजिश के तहत। भरतपुर दौरे के दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में चिकित्सा राज्य मंत्री ने RBM अस्पताल के आसपास सड़क और सीवरेज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की चल रही जाँच के बारे में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही साथ चिकित्सा मंत्री ने RBM अस्पताल के डॉक्टरों से ये भी कहा कि जल्द से जल्द यहाँ आंखों के ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जानी चाहिए, जिससे लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। सर को इस हॉस्पिटल को बड़ा अच्छा लगे, संभागीय स्तर का हॉस्पिटल लगे, इसके लिए जो है वार्ता करके ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सीवरेज का काम, STP प्लांट का काम और जो नया जो सेकंड फेज़ का जो 152 करोड़ रुपए आया है उसको भी जल्दी से जल्दी शुरू करवाने के काम किए जाए। साथ ही पुरानी जो बिल्डिंग में जो डिफेक्ट है उसके भी निर्देश की ओर से अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का मकसद आम लोगों को स्वरोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के तहत प्रदेश के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यावसायिक भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। योजना के तहत 27 वर्ग मीटर तक की दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ई-बिड सबमिशन से और इससे बड़े दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ई-ऑक्शन के जरिए होगा। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, ये योजना उनके लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए एक मौके की तरह है। कोरोना को लेकर बंद स्कूलों में फीस के फसाद पर अब राज्य सरकार भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। फीस वसूली मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान AAG राजेश महर्षि ने कोर्ट को ये जानकारी दी। अब इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई होगी। स्कूल फीस पर सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले सुनील समदरिया के मुताबिक स्कूल संचालकों ने इस फैसले का गलत इस्तेमाल किया है। इंस्टीट्यूशंस ने इन दोनों आदेशों को चैलेंज किया। माननीय एकलपीठ ने बिना उन आदेशों की वैधता का परीक्षण किए हुए एक अंतरिम आदेश पास किया कि पेरेंट्स को 70% ट्यूशन फीस की जमा करानी होगी। मेरा मत है कि इस प्रकार का निर्णय एक अंतरिम आदेश के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता।
एकल पीठ ने अभिभावकों को ट्यूशन फीस का 70% भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसकी पहली किस्त का भुगतान 30 सितंबर को करना है। कोरोना काल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक अलग अलग भर्तियों में संविदा कर्मियों को 30% वेटेज दी जाएगी। हालांकि इस मामले में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके संकेत जरूर दिए। समस्त विभागों से पूरी जानकारी लेकर संविदा कर्मियों के बारे में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारियां ली है और इसके अलावा उन जानकारियों के आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति में आ गए हैं। संविदा कर्मी काफी वक्त से सरकार से अपनी नौकरी पक्की करने की मांग करते रहे हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन हुआ। कैबिनेट सब कमेटी की अभी 2 और बैठकें होंगी। इसके बाद कमेटी की बैठक पर अंतिम मुहर लगेगी। नारेबाजी करते और हाथों में खून से लिखे पोस्टर लिए विरोध कर रहे ये छात्र मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं। इन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पशुपालन डिप्लोमा की मान्यता नहीं होते हुए भी उनका एडमिशन लिया और समय पूरा होने पर वो डिग्री देने से इनकार कर रहे हैं। समय पर डिग्री न मिलने की वजह से ये छात्र मुश्किल में आ गए हैं, इसलिए इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है और खून से अपनी मांगे लिखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश में लगे हैं। नमस्ते, मेरा नाम हितेशी है और 9 जुलाई को मेरी मम्मा पॉजिटिव हुई थी, कोविड पॉजिटिव आई थी और 16 जुलाई को वो कोविड सेंटर में एडमिट हुई थी और 20 जुलाई को वो एक्सपायर हो चुकी थी। वो बैग, उनका मोबाइल, उनकी गोल्ड, उनका कोई भी सामान हमें नहीं दिया गया है। ये लाचार बेटी अपनी मां की अंतिम निशानी दिलाने की गुहार लगा रही है। वायरल वीडियो बीकानेर के हितेशी खत्री का है। हितेशी की मां का कोरोना के कारण 20 जुलाई को पीबीएम कोविड सेंटर में निधन हो गया था, लेकिन इस घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें अपनी मां का मोबाइल, बैग और गहने नहीं मिले। जांच पड़ताल के बाद ही आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। तो वो हमने जो पुलिस थाने में जब हम गए वो 2 सितंबर को गए थे और 1 महीना हो चुका है, वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हितेशी ने पीबीएम प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन पत्थर हो चुके सिस्टम को इस बेटी के दर्द का कोई एहसास नहीं है। अलवर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों वैसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में लगी है जो गाड़ी चलाते हुए नियमों की अनदेखी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस साल अब तक नियमों की अनदेखी करवाने वाले 12,208 लोगों का चालान काटा है। अलवर पुलिस ने जिन लोगों का चालान काटा है उसमें 7,951 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाया था। 1,106 लोग ऐसे हैं जिनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। 495 लोग ऐसे हैं जिनकी बाइक पर 3 लोग सवार थे और तेज रफ्तार की वजह से 298 और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 986 लोगों का चालान भी काटा गया है। इस प्रकार टोटल यातायात शाखा द्वारा 12,208 कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप जो जुर्माना वसूला गया वो 26,52,000 जो जुर्माना वसूल किया गया है इस दौरान। 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का के जंगल पूरी तरह से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पर्यटकों की सुरक्षा किसी चैलेंज से कम नहीं है, लिहाजा पार्क प्रशासन की ओर से कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं। रणथंभौर में पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी मांग रखी है कि जो भी पर्यटक यहां आए उन्हें जंगल सफारी के लिए खास सुविधा दी जाए और स्पेशल जोन में जाने पर भी विभाग नरम रुख अख्तियार करे।
1 अक्टूबर से रणथंभौर और सरिस्का के दरवाजे पर्यटकों के लिए तो खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक गिनती के सैलानियों ने ही एडवांस बुकिंग कराई है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो बने राहुल तेवतिया अचानक इंटरनेट पर भी सनसनी बन गए। मैच खत्म होते ही ट्विटर पर राहुल तेवतिया का नाम ट्रेंड करने लगा और ट्विटर पर उनकी तस्वीरों और उनसे जुड़े मीम की जैसे बाढ़ सी आ गई। एक ही पारी में राहुल तेवतिया ने मैच के खलनायक से मैच के हीरो तक का सफर तय कर लिया। एक ओवर में 6 छक्के मारकर सिक्सर किंग कहलाने वाले युवराज ने राहुल की तारीफ भी की और ओवर में एक गेंद खाली छोड़ने के लिए शुक्रिया भी कहा। ट्विटर पर राहुल तेवतिया के फॉलोअर कुछ ही घंटों में 2000 से बढ़कर 12000 के पार हो गए। राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्विटर पेज की टैगलाइन में भी राहुल तेवतिया का नाम जोड़ दिया। सबसे ज्यादा फजीहत उन लोगों की हुई जिन्हें कुछ मिनटों में ही राहुल की आलोचना वाले ट्वीट डिलीट करने पड़े। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी ट्विटर पर लिखा था कि राहुल अपनी टीम को मैच हराते दिख रहे हैं। हर्षा ने ट्वीट डिलीट नहीं किया, लेकिन लोगों ने उनसे ट्वीट हटाने की अपील जरूर कर दी, क्योंकि राहुल तेवतिया ने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया जो उन्हें धीमी बल्लेबाजी के लिए दोषी बता रहे थे। पहली 18 गेंदों में राहुल तेवतिया ने केवल 8 रन बनाए थे। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों की बाद अब बात देश भर की अहम खबरों की। गुजरात के वडोदरा में सोमवार देर रात एक निर्माणाधीन इमारत गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा के बावा मानपुरा इलाके में ये निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई, जिसके चलते इसके अंदर काम करने वाले 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि इस इमारत के मलबे में कुछ और लोग फंसे हों, लिहाजा अंदर फंसे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इस इमारत के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने से इस इमारत की एक और झुकी होने की शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब ये इमारत ढह गई है, जिसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गुजरात के गांधीनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करते दिखे। बताया गया कि आपसी रंजिश में उसे जान से मारने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दुकान के अंदर घुसे उस आदमी पर लगातार हमला करते दिखाई दिए। इससे पहले वो आदमी खुद को बचाने के लिए दुकान में घुसा, जिसे उसके मालिक ने वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी सारे हमलावर एक एक कर अंदर घुस आए और जिसके पास जो हथियार था उससे उस पर हमला करता दिखाई दिया। किसी ने तलवार से हमला किया तो कोई डंडे से उसे पीटता नजर आया। इस बीच दुकान मालिक अपने कर्मचारियों के साथ उन सबको वहां से निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। दिन दहाड़े बदमाशों ने आदमी पर हमला बोल दिया। आरोप है कि उसने अप्रैल में कुछ लोगों को मारा था, उसी का बदला लेने के लिए उस पर हमला किया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा देने वाले जंगी जहाज आईएनएस विराट गुजरात के अलंग तट पहुंच गया। अलंग तट पर इसे अगले 10 महीनों तक नष्ट किया जाएगा। मतलब इस तट पर जंगी जहाज आईएनएस विराट को तोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके लिए उसे मुंबई से गुजरात के अलंग तट पर लाया गया। इस मौके पर नौसेना के बड़े अधिकारी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने आईएनएस विराट की उपलब्धियों को याद किया। 11 लाख किलोमीटर का प्रवास किया है। 11 लाख किलोमीटर मतलब पृथ्वी पर आप 27 टाइम चक्कर लगा दे। इतना प्रवास आईएनएस विराट ने देश की सुरक्षा के लिए, देश के आन बान और शान के लिए किया है। आईएनएस विराट 2017 में नौसेना से रिटायर हो गया था। इसने 30 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दी और इतनी लंबी सेवाएं देने वाला ये दुनिया का पहला जंगी जहाज है। ये 30 साल के सर्विस के बाद, जैसे कोई नौकरी करता है तो वो भी कोई नियत समय मर्यादा के बाद रिटायर जरूर होता है, वैसे ही आईएनएस विराट का भी रिटायरमेंट आया है। अलंग तट गुजरात के भावनगर जिले में है, जहां 740 फीट लंबे आईएनएस विराट को नष्ट करने यानी तोड़ने का काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसे नष्ट करने में 10 महीने का समय लग सकता है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए इस प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इसके लिए श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ एक करार किया। इस करार के तहत डाक विभाग ने श्रद्धालुओं के घर पर प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। ऑनलाइन प्रसाद के लिए लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। कोरोना की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले भक्तों की संख्या कम हुई है, जिसकी वजह से ऑनलाइन प्रसाद की सुविधा शुरू की गई। अगर कोई ऑनलाइन प्रसाद का ऑर्डर करता है तो उसे इसमें माता की चुनरी, चांदी का एक सिक्का और मंदिर में लगने वाला भोज भेजा जाता है। इसके लिए देश के किसी भी कोने से प्रसाद का ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है
तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी माता के भक्त हैं घर में बैठे ही अपने नाम की पूजा करवा के प्रसाद प्राप्त कर सकें। चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजरायल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोगों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई। यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो और भड़क गए, जिसके बाद लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने पर कुछ लोगों को तो पुलिस ने जबरन खींचकर हटाया, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान नेतन्याहू के हाल ही में हुए अमेरिकी दौरे पर गंदे कपड़ों के कई बैग ले जाने के आरोपों पर भी खूब खिंचाई की गई। हाथों में कई तरह के झंडे और पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर हंगामा किया। अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शनकारी कई तरह के मुखौटे भी पहने दिखे। भ्रष्टाचार और कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने जैसे आरोपों से घिरे इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ पिछले 3 महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में तेजी की वजह से वहां पिछले 3 दिनों से सख्त लॉकडाउन जारी है, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन रुके नहीं। पश्चिमी जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग वहां की सरकार के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसके तहत 2038 तक कोयले के खनन और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई, क्योंकि उनका मानना है कि तब तक पर्यावरण को बचाने में काफी देर हो जाएगी। ऐसे में सैकड़ों प्रदर्शनकारी खराब मौसम के बावजूद इलाके में एक कोयला खदान की तरफ कूच कर गए। वो ड्रम बजाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। लोगों को तेजी से आगे बढ़ता देख घोड़ों पर सवार पुलिस वालों ने उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिस वाला तो जमीन पर ही गिर गया। फिर प्रदर्शनकारियों ने दूसरा रास्ता पकड़ा तो पुलिस वहां भी उन्हें रोकने पहुंच गई और इस चक्कर में एक पुलिस वाला हादसे का शिकार हो गया। वो घोड़े से संतुलन खो बैठा। वहीं सामने आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक पावर प्लांट तक जाने वाली रेल की पटरी पर ही जमे नजर आए। इस बीच एक ट्रेन भी आ गई, लेकिन लोग ट्रैक से टस से मस नहीं हुए। रात तक भी जब प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खाली नहीं किया तो पुलिस को उन्हें उठाकर वहां से हटाना पड़ा। भारी बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों को एक मालगाड़ी पर बैठाकर ले जाया गया, लेकिन उनका जोश तब भी कम नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करते रहे। रूस की राजधानी मॉस्को में मोटरसाइकिल सीजन खत्म होने पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 3000 लोगों ने बाइक रैली निकाली और मॉस्को की सड़कों पर बाइकें ही बाइकें नजर आईं। कुछ मोटरसाइकिलों पर तो रूस का झंडा भी लगा दिखा। कोरोना के बावजूद बाइक परेड की रौनक फीकी नहीं पड़ी। उसे देखने के लिए सड़क किनारे लोग उमड़े नजर आए और उसके बाद तो कमाल ही हो गया। कार्यक्रम में मॉस्को की ट्रैफिक पुलिस ने करतब दिखाने शुरू कर दिए। एक नजारा देखकर तो लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ट्रैफिक पुलिस की 2 गाड़ियां सिर्फ 2 टायरों पर चलती नजर आईं। खतरनाक स्टंट का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद बाइक सवारों ने भी कारनामे दिखाए। मॉस्को में हर साल मोटरसाइकिल फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में बाइक परेड निकाली गई और धूमधाम से जश्न मनाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। लगभग 1 महीने से लगी इस भीषण आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो बुझने के बजाय और भड़कती चली गई। वहां से कई ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की तेज लपटों और धुएं में घिरा नजर आया। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और लपटों और धुएं की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। ऐसे हालात में भी कई विमान आग की लपटों के बीच आसमान से पानी और केमिकल की बौछार करते दिखे। कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में जल रहे जंगल को बचाने के लिए 1500 दमकल कर्मी दिन रात डटे हैं, लेकिन मौसम उनके सामने बड़ी चुनौती बन रहा है। So every day the guys are battling. They spend half their day battling spot fires and not forward advancing. ये आग अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आग बताई गई, जिसने कुछ ही वक्त में हजारों एकड़ की हरी भरी जमीन को बंजर बना दिया। सिर्फ जंगल ही नहीं, ये कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल चुकी है और किसी को नहीं पता कि इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से लगातार भड़क रही आग से कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से धधक रहे हैं। हालांकि इस आग को बुझाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बेकाबू आग के सामने सभी कोशिशें बेकार साबित हो रही। नॉर्वे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां रिसर्च करने गए 2 लोग बर्फ की एक बड़ी चट्टान के नीचे आ गए। ये लोग अपनी टीम के साथ उत्तरी ध्रुव के करीब कुछ जानकारियां जुटाने पहुंचे, लेकिन तभी बर्फ की वो चट्टान एक तरफ को लुढ़क गई और उस पर चढ़े वैज्ञानिक उसके नीचे आ गए। इससे पहले ये लोग एक नाव के जरिए आर्कटिक महासागर में तैर रही बर्फ की इस बड़ी सी चट्टान के करीब पहुंचे। तैयारियां पूरी होने के बाद ये लोग अपने औजारों के साथ बर्फ की चट्टान पर कूद गए।
दोनों को वहां छोड़ने के बाद नाव पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही नाव थोड़ा दूर पहुंची, बर्फ की वो चट्टान एक तरफ को झुकने लगी। चट्टान को झुकता देख दोनों तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन तब तक बर्फ की वो चट्टान पलट गई और दोनों उसके नीचे आ गए। हालांकि उन्होंने वक्त रहते छलांग लगाई और चट्टान के नीचे से निकलने में कामयाब हो गए। बाद में उनके साथियों ने उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। ये लोग बर्फ की चट्टान की नाप जो करने वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर चढ़ने से पहले ही चट्टान पलट गई और वो दोनों उसके साथ ही बर्फीले पानी में गिर गए। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि